हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्वांटम मैकेनिक्स की एक सुंदर सी सीरीज़ में जो मैंने चलाई हुई है। इससे पहले मैं बहुत से लेक्चर्स क्वांटम मैकेनिक्स के डिलीवर कर चुका हूं और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स बच्चों, इससे पहले मैंने क्या डिस्कस किया है? इससे पहले हमने कुछ ऐसी फिनोमिनाज डिस्कस की हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि जो वेव्स हैं वो पार्टिकल नेचर शो करती हैं। जैसे कि अभी आप देखो, इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा हमने? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा है ना। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, जिसने नहीं देखी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हो, या आपको एक प्लेलिस्ट मिल सकती है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने पढ़ा भाई। इसी तरह से हमने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी तरह से हमने एक और फिनोमिना डिस्कस की है ऑलरेडी, जो है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो तीन फिनोमिनास हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ये क्या बोलती हैं? ये सब क्या निचोड़ निकाल के हमें देती हैं? तो ये फिनोमिनाज हमें बोलती हैं कि जितनी भी वेव्स हैं, जितनी भी रेडिएशंस हैं, दे एग्जिबिट पार्टिकल नेचर। ठीक है ना। तो ये हमें क्या बताती हैं कि वेव्स एग्जिबिट पार्टिकल नेचर। ठीक है, कि जितनी भी वेव्स हैं वो पार्टिकल नेचर शो करती हैं भाई। ठीक है जी, हमने पढ़ लिया, इसको प्रूव भी कर लिया। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने इन 1923 एक बात बोली। बात क्या बोली? उन्होंने अपनी बात बिल्कुल सामने रखी, फॉर्मूले के साथ रखी। तो डी ब्रोगली ने 1923 में क्या कहा कि भैया नेचर जो है इट लव्स सिमेट्री। नेचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हमारी जो प्रकृति है, जो ईश्वर है, वो भेदभाव नहीं करता किसी के साथ। तो इस बात का मतलब क्या है बच्चों? इस बात का मतलब है कि डी ब्रोगली ने कहा क्योंकि नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो इसका मतलब अगर कोई वेव पार्टिकल जैसी नेचर शो कर सकती है तो इसका मतलब पार्टिकल भी वेव जैसी नेचर शो करेगा। इसे ही कहा जाता है पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल्स। तो यही हम यहाँ आज की क्लास में प्रूव भी करेंगे एक्सपेरिमेंटली। मीन्स हम एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे जो उस टाइम पे किए गए, जिनसे प्रूव हुआ कि पार्टिकल्स भी वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। तो डी ब्रोगली ने 1923 में कहा कि पार्टिकल्स आल्सो एग्जिबिट वेव नेचर। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने 1923 में कहा कि भैया पार्टिकल भी वेव नेचर एग्जिबिट करते हैं। मींस जब कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होगा, कि जैसे ये कोई पार्टिकल है और ये मोशन में है, तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। इस वेव को क्या कहा जाता है? या तो डी ब्रोगली वेव कहा जाता है, या इस वेव को बच्चों कहा जाता है मैटर वेव। ठीक है, तो जब भी कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। दैट वेव इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव और सिंपली मैटर वेव। ठीक है, अब डी ब्रोगली ने इसका फॉर्मूला भी दिया। डी ब्रोगली ने सिंपली कंपेयर कर लिया पार्टिकल्स को फोटोन से, क्योंकि फोटोन एक पार्टिकल है। ठीक है, और फोटोन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है उससे कंपेयर कर लिया, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली। और फॉर्मूला डी ब्रोगली ने क्या दिया था कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके साथ एक डी ब्रोगली वेव एसोसिएट होगी, और उसकी जो वेवलेंथ होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो क्या होगी? लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहाँ पे h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट इट एज लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला दे दिया था डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली ने साफ साफ बोल दिया था कि भाई जब भी कोई पार्टिकल मोशन में है तो पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होगी। अब आपको पता है भाई फिजिक्स में कुछ भी ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसा नहीं कि आप हवा में कुछ भी बोल दोगे।
हर चीज का क्या मांगा जाता है, प्रूफ। तो डी ब्रोगली ने जो बात बोली थी कि भाई पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होगी, तो उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी तो चाहिए। उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया 1927 में डेविसन और जर्मर ने। तो एक एक्सपेरिमेंट हम अब डिस्कस करेंगे, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर होता था कि भाई पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, मींस पार्टिकल वेव नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो अब डी ब्रोगली ने तो सिर्फ बताया था, और इसका प्रूफ कि सच में भाई पार्टिकल के साथ वेव होती है वो किसने दिया था, डेविसन और जर्मर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट की बदौलत। तो क्या था एक्सपेरिमेंट, क्या कुछ उसमें हुआ था, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूँ इस एक्सपेरिमेंट का। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो ये हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो क्या था भाई डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो देखो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन और जर्मर ये दो साइंटिस्ट थे, और इन्होंने 1927 में, कब किया था ये एक्सपेरिमेंट, 1927 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया कि भाई पार्टिकल के साथ एक वेव होती है, मींस पार्टिकल एक वेव की तरह एक्ट करता है। कैसे प्रूव किया, चलिए देखते हैं। तो डेविसन और जर्मर ने सिंपली बच्चों क्या किया, एक निकल का क्रिस्टल लिया। क्या लिया, निकल, मेटल होती है ना निकल, तो निकल मेटल का क्रिस्टल लिया। सपोज दिस इज निकल क्रिस्टल, ठीक है। तो डेविसन और जर्मर ने क्या किया भाई, निकल मेटल का क्रिस्टल लिया, और फिर इस क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है, निकल मेटल का क्रिस्टल लिया बच्चे, और इस फिर इस क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करवाए। क्या बम्बार्ड करवाए, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, कितनी एनर्जी के, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के, ठीक है। तो डेविसन और जर्मर ने क्या किया, दे बम्बार्डेड electrons of kinetic energy 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ऑन अ निकल क्रिस्टल, ठीक है। तो ये उन्होंने किया बेटा, क्या किया उन्होंने, कितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कराए बेटा, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। आपको पता ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यूज किए गए, और उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है निकल क्रिस्टल पे बम्बार्ड करवाया गया, और फिर जब वो इलेक्ट्रॉन्स निकल क्रिस्टल से टकरा के स्कैटर हुए तो फिर उनको डिटेक्ट किया गया, और फिर क्या सामने आया एक्सपेरिमेंट में वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स, जहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम है जो जाके निकल क्रिस्टल से टकरा रही है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन सोर्स। इलेक्ट्रॉन सोर्स जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और इस सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स की बीम जा रही है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ जा रहे हैं, और ये निकल क्रिस्टल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे मान लिया फाई एंगल। कितना एंगल बना रहे हैं निकल क्रिस्टल के प्लेन के साथ, फाई एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो ये क्या हो जाएंगे भाई, स्कैटर हो जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आते थे, टकराते थे, क्या हो जाते थे, स्कैटर हो जाते थे ऐसे। अब रेंडमली अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर होते थे। हमने यहाँ पे एक डिटेक्टर रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता था, डिटेक्ट करता था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आए पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब इस डिटेक्टर को आप मूव करवा सकते हो कहीं पे भी,
तो हमने इस डिटेक्टर की सेटिंग ऐसे की हुई है कि ये कितने एंगल पे, जितने एंगल पे हमने ये रखा है ना, ये जितना स्कैटरिंग एंगल है यहाँ फाई, मतलब जितना ये निकल क्रिस्टल के प्लेन के साथ है एंगल, ये स्कैटरिंग एंगल नहीं है, ये क्या है, निकल क्रिस्टल के प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा है, इतने ही एंगल पे हमने डिटेक्टर की भी सेटिंग की हुई है। तो ये दोनों एंगल्स क्या रखे गए थे, सेम। अगर ये एंगल फाई है तो डिटेक्टर को भी इस पर्टिकुलर एंगल फाई पे ही अरेंज किया गया था। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक। तो ये डिटेक्टर में जाते थे इलेक्ट्रॉन्स टकरा के, देखो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम आई, टकराई, स्कैटर होके चली गई। ठीक है, हम अलग अलग एंगल्स पे इसको डिटेक्ट कर सकते थे। अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ क्या ड्रॉ कर देता हूँ, नो ये, और दूसरा जो मेरी इंसिडेंट बीम है इलेक्ट्रॉन्स की और जो स्कैटर्ड बीम है इलेक्ट्रॉन्स की, इनके बीच में टोटल एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा, कितना बन रहा है टोटल एंगल, थीटा। क्लियर है यहाँ तक, डायग्राम समझ में आया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आते थे, टकराते थे, टकरा के ऐसे डिटेक्टर की तरफ चले जाते थे। तो इस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग थीटा एंगल के लिए, मतलब अभी जो ये एंगल जैसे थीटा रखा हुआ है, इसको अगर मैं जो सोर्स है मेरा, इसकी ओरिएंटेशन चेंज करूंगा तो अलग अलग एंगल्स पे डिटेक्ट करेंगे। अलग अलग एंगल्स पे फेंका गया, मतलब थीटा एंगल अलग अलग करके दिखा गया। तो अलग अलग थीटा एंगल पे इलेक्ट्रॉन बीम्स फेंकी गई और इधर से डिटेक्टर में उनको डिटेक्ट किया गया। और उन्होंने क्या देखा एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं था कि उन्हें रैंडम, मतलब डिफ्यूज्ड पैटर्न मिल रहा था डिटेक्टर में, कि हर बार कितना भी एंगल ले लो इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा के उतने ही मिलेंगे। कि ये थीटा एंगल अगर मैं चेंज करता हूं तो इससे हो क्या रहा था, जितने इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर तक पहुंच रहे थे उनका अमाउंट कम ज्यादा हो रहा था। क्या देखा उन्होंने कि एट थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री, कि जब ये एंगल कितना रखा गया बच्चे, 35 डिग्री रखा गया थीटा, कितना रखा गया थीटा, 35 डिग्री, तो उन्हें क्या मिला, डिटेक्टर में मिनिमा मिला। क्या मिला डिटेक्टर में, मिनिमा। मिनिमा मींस बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर तक पहुंचे उस टाइम पे। और जब उन्होंने एंगल चेंज किया और एंगल कर दिया 50 डिग्री, कितने डिग्री कर दिया एंगल, 50 डिग्री, और 50 डिग्री के एंगल पे उन्हें क्या मिला, मैक्सिमा मिला। तो भाई ये क्यों हुआ, अलग अलग एंगल्स पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहे हैं, जबकि ये तो पार्टिकल है, हम किसी भी एंगल पे फेंक दें ये तो हमें मिलना ही चाहिए डिटेक्टर में। वहाँ यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो टकरा के यहाँ डिटेक्टर पे आने चाहिए। तो अलग अलग एंगल्स पे हमें फिर ये चेंजेस क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, दे आर एक्टिंग लाइक वेव्स। तो इलेक्ट्रॉन वेव्स की तरह एक्ट कर रहे हैं और अलग अलग एंगल्स पे हमें उन वेव्स के बीच में अलग अलग तरह का इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे कंफर्म होता है कि जहां हमें मिनिमा मिल रहा था वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो वेव्स एसोसिएटेड थी उन वेव्स में क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपको याद हो, आपने 12th क्लास में, कौन सी क्लास में, 12th क्लास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा है ना, इंटरफेरेंस पढ़ा है सबने। इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब जब दो लाइट वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, तो इंटेंसिटी चेंज होती है लाइट की। जहाँ पे क्रस्ट गिरती है, ट्रफ पे ट्रफ, मतलब सेम फेस में होती है, वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जहाँ आउट ऑफ फेस होती है वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मिनिमम लाइट मिलती है। ऐसे ही यहाँ भी वेव्स के, ये वेव्स की, अब इंटरफेरेंस कौन शो करता है, वेव्स, लेकिन यहाँ तो हमारे इलेक्ट्रॉन चाचा इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं, और इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है, वेव की। तो 35 डिग्री एंगल पे इसका मतलब इनके बीच में क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो वेव्स एसोसिएटेड थी दे वर इंटरफेयरिंग डिस्ट्रक्टिवली, जिस वजह से हमें मिनिमम मिल रहा था। और 50 डिग्री के एंगल पे हो क्या रहा था, दे वर इंटरफेयरिंग कंस्ट्रक्टिवली। तो वहां पे फिर हमें क्या मिल रहा था भाई, वहां हमें मिल रहा था मैक्सिमा। तो इससे क्लियर होता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कोई पार्टिकल है, वो कैसी नेचर शो करता है बच्चों, वेव नेचर शो करता है। कैसी नेचर शो करता है, वेव नेचर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव्स की तरह आपस में भिड़ रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर शो ना करते फिर तो हमें डिफ्यूज्ड पैटर्न यहाँ मिलता, मतलब किसी भी एंगल को मैं यूज करता, हर एंगल में मुझे इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिलते। क्लियर है ये चीज।
तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे एग्जिबिट वेव नेचर। फर्दर अगर मैं इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ निकाल लूं और फॉर्मूला लगाऊं वेव नेचर वाला, तो सेम आंसर आता था जो डी ब्रोगली का फॉर्मूला था। अब देखो डी ब्रोगली का फॉर्मूला तो है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है H/mv, है ना, यही है। लेकिन अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ निकालता हूं वेव्स के फॉर्मूले लगा के, जैसे कि सेम आपने एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ा है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें एक्सरे आपको पता है एक वेव होती है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्सरे एक। तो एक्सरेज को भी जब इसी तरह से निकल क्रिस्टल पे फॉल करवाया जाता है, ठीक है ना, तो टकरा के जब उनको डिटेक्ट किया जाता है तो सेम यही पैटर्न एक्सरेज भी शो करती है। तो एक्सरेज वाला जब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, एक्सरे डिफ्रैक्शन में आपने एक लॉ पढ़ी है ब्रैग्स लॉ। क्या पढ़ी है आपने एक्सरे डिफ्रैक्शन में? ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ, जो क्या बोलती है कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन फाई, ठीक है ना, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन फाई। ये क्या है आपकी ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ, ठीक है। ये वेव्स पे लगती है, आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने यूज की है ये किसके लिए है लागू, किस पे लागू होती है? ओनली फॉर वेव्स। अब यहाँ पे जो n है वो आपका इसके केस में 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर पे ही डिफ्रैक्शन हो रही है एटम्स की। क्योंकि देखो जो क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल को अगर आप अंदर से देखो तो इसमें क्या होती हैं, एटम्स की लेयर्स होती हैं। जैसे पहली लेयर में एटम्स रखे हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर, है ना, आपने पढ़ा है ना, ये दूसरी लेयर के एटम्स रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो टकरा के आ रहे हैं वो हम मान रहे हैं कि पहली लेयर से ही आ रहे हैं टकरा के। जितने भी इलेक्ट्रॉन टकरा के आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं वो पहली लेयर के हैं। तो n तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के केस में 1 हो जाएगा। और d यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को, कि हमारे जो एटम्स हैं उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसको ये स्मॉल d रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर हम निकल क्रिस्टल की बात करते हैं तो निकल क्रिस्टल के लिए जो d की वैल्यू होती है वो मैं आपको बता देता हूं। निकल क्रिस्टल के लिए हमारी जो d की वैल्यू है दैट इज d की जो वैल्यू है निकल क्रिस्टल के लिए अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ दैट इज 0.091, ठीक है। आपको याद रखना है d की वैल्यू कितनी है, 0.091 नैनोमीटर, ठीक है। क्रिस्टल निकल क्रिस्टल के लिए इस स्मॉल d की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.091 नैनोमीटर, क्लियर है। तो जो स्मॉल d है वो ये जो हमारे प्लेन्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। अब स्मॉल d कितना है निकल के केस में बेटा, 0.091 नैनोमीटर। और यहाँ पे फाई किसको रिप्रेजेंट करता है? फाई हमारा एंगल है ये वाला, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम, या कह लो एंगल बिटवीन स्कैटर्ड बीम एंड द प्लेन ऑफ द निकल क्रिस्टल, ठीक है। तो वो एंगल कितना है हमारा, फाई। अब अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं, ये देखो इस डायग्राम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या बनता है डायग्राम, फाई प्लस थीटा प्लस फाई, फाई प्लस थीटा प्लस फाई, ये कितना बनता है, ये पूरा एंगल कितना बन रहा है आपका। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इन एंगल्स का जो सम आता है आपके पास वो कितना आता है ना, इनका सम देखो, फाई प्लस थीटा प्लस फाई, ये टोटल एंगल कितना बन रहा है आपका 180 डिग्री, यानी कि पाई एंगल बन रहा है। तो ये आता है आपका पाई। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है फाई प्लस फाई 2 फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से आपका फाई आप निकाल सकते हो। तो फाई आपका यहाँ से कितना बन जाता है बच्चों, 2 फाई यहाँ से आपका बन जाता है पाई माइनस थीटा। तो फर्दर फाई आपका बन जाता है पाई माइनस थीटा अपॉन 2, या आप कह सकते हो पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये बन जाता है। तो इसका मतलब अगर आप फाई को थीटा की टर्म में लिखते हो तो फाई बन जाता है पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे पुट कर दो एक बार इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में जब मैं पुट करता हूं तो क्या आएगा, देखो बच्चों, तो इस फॉर्मूले में जब पुट किया जाता है ब्रैग्स के फॉर्मूले में इसको, तो हमारे पास ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होके क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा आपका
तो बेटा फॉर्मूला आपका यहां से बनेगा, n की जगह तो 1 आ गया, तो 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन फाई की जगह क्या आ जाएगा, देखो फाई की जगह आ जाएगा आपका यहां से जो हमने सॉल्व करके निकाला π/2 माइनस थीटा, ये आ जाएगा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये θ/2 है यहाँ पे भी, ठीक है ना, ये θ/2 होगा ना, 2 दोनों के नीचे आएगा, तो साइन π/2 माइनस θ/2, यानी कि ये क्या बनता है मेरा साइन 90 माइनस θ/2। अब साइन 90 माइनस θ/2 किसके इक्वल होगा भाई ट्रिग्नोमेट्री में, cos θ/2 के इक्वल। तो यानी कि ये फॉर्मूला मेरा बनने वाला है बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन, ये साइन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे cos θ/2, ये आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ रख देते हैं वैल्यूज, क्या रख देते हैं, वैल्यूज रख देते हैं। अब इन सब की जब वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो फिर देखेंगे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। तो जब सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी जाती हैं तो लैम्डा हमारा बनता है 2, डी की वैल्यू कितनी है 0.091 नैनोमीटर, कोस थीटा आपका कितना है 50 डिग्री। तो बच्चों ये सारी वैल्यूज सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आता है इट इज 0.165 नैनोमीटर। तो ये हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ आती है अगर मैं वेव नेचर वाला फॉर्मूला किसी पार्टिकल पे लगाता हूँ, है ना, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है और उस पर मैंने वेव नेचर वाला फॉर्मूला लगाया, तो वेव नेचर वाला फॉर्मूला लगाने से हमारी वेवलेंथ कितनी आई, देखो 0.165 नैनोमीटर। अब हम चेक करेंगे कि अगर मैं इस पे डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या तब भी यही आंसर आता है। अगर सेम आंसर आता है तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लगाता हूं जो क्या है H/mv, अब यहाँ mv है लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन की क्या दी थी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी दी थी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकता हूं ना। मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ mv²। मैं इसको m से डिवाइड कर दूंगा, m से मल्टीप्लाई, तो यहां से मेरे पास ये बन जाएगा m² v²/2m। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा फिर mv का होल स्क्वायर, m² v² को मैं लिख सकता हूं mv का होल स्क्वायर, 2m उधर चला जाएगा इक्वल टू 2m इंटू के। तो यहां से आपका mv आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 2m के। तो यानी कि mv की वैल्यू आ गई अंडर द रूट ऑफ 2m के। ये वाली वैल्यू मैं यहां यूज कर लेता हूं तो बनता है h/√2m इंटू के। अब यहां मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूं तो मेरे पास आंसर आता है, h की वैल्यू रख दूंगा प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.62 इंटू 10⁻34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू m इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31, और k क्या है काइनेटिक एनर्जी जो कि कितनी थी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में, तो मल्टीप्लाई में आएगा 1.6 इंटू 10⁻19। इसको भी बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.167 नैनोमीटर। तो देखो वेव मतलब पार्टिकल नेचर वाला फॉर्मूला लगा के, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लगाया तो आंसर आया 0.167 नैनोमीटर, और सिंपल वेव वाले फॉर्मूले में आंसर आया 0.165 नैनोमीटर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपस में मैच कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब पार्टिकल जो है वो वेव नेचर भी शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर वेव नेचर वाले फॉर्मूले लागू हो रहे हैं। क्लियर है जी, समझ में आ गया सबको। तो इस तरह से डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेशंस करके प्रूव किया कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके साथ एक वेव भी होगी और वो वेव नेचर भी एग्जिबिट करेगा। इसी तरह से जैसे कि डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने भी किया था इलेक्ट्रॉन्स के ही ऊपर। तो थॉमसन ने भी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम डिस्कस करेंगे। थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। तो थॉमसन ने भी एक्सपेरिमेंटली यही चीज प्रूव करके दिखाई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव नेचर शो करते हैं। कैसे? थॉमसन ने क्या किया, एक थिन पॉलीक्रिस्टलाइन फिल्म ले ली। क्या ले ली? एक थिन
पॉलीक्रिस्टलाइन फिल्म। ठीक है, ये क्या है हमारी एक थिन पॉलीक्रिस्टलाइन फिल्म। ठीक है बेटा, तो थॉमसन ने क्या ले ली, एक थिन पॉलीक्रिस्टलाइन फिल्म ले ली और इस फिल्म के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया। किसको बम्बार्ड कराया, इस फिल्म के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को इस फिल्म के ऊपर बम्बार्ड कराया गया तो अगर तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर ही शो करते, फिर तो हमें सामने जो स्क्रीन थी, सामने क्या रखी हुई थी, एक स्क्रीन रखी हुई थी, तो फिर तो क्या होना चाहिए था, हमें जो सामने स्क्रीन रखी थी उस पे हर जगह इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर भी एग्जिबिट करते हैं। तो जब इस थिन पॉलीक्रिस्टलाइन फिल्म से इलेक्ट्रॉन्स पास हुए तो उनमें डिफ्रैक्शन देखने को मिली और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिली, रिंग्स देखने को मिली। क्या देखने को मिली, रिंग्स। मतलब कई जगह पे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिले, कई जगह पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले। तो जहां मिले वहां मैक्सिमा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां नहीं मिले वहां मिनिमा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स इस बीम में से पास हो रहे हैं और आ रहे हैं बाहर, तो कई जगह हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, कई जगह नहीं मिल रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह एक्ट कर रहे हो, वेव्स की तरह एक्ट कर रहे हो। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो वेव एस्पेक्ट के बारे में बताते हैं पार्टिकल्स के। तो पार्टिकल भी वेव नेचर शो करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नए आए हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे भी हम पढ़ेंगे। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत आसान वे में आपके सामने रखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम।